हमारी जांच ले सकते हैं कि हम पे 45 कहाँ से आए, पर आप एक बार हमारी जांच लेने से पहले उनकी भी जांच ले ले कि धान काटने वाली पे इतने सारी कहाँ से आई प्रॉपर्टी, धान काटने वाली पे इतने सारी कहाँ से आई प्रॉपर्टी। तो मेरी राजनीति के जो गुरु हैं वो इमरती देवी हैं, वही मुझे पॉलिटिक्स में लाई तो थी। कहती हैं कि वो जानती भी नहीं है। नहीं, तो इस चीज के मैं फोटो वगैरह आप लोगों को वायरल कर चुकी हूँ सभी। अगर इमरती देवी मुझसे बकायदा माफी मांगती हैं कि तो मैं बकायदा उन्हें माफ कर, बेटी हूँ और यहीं की बहू, कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कोई अंत। देवी का आप सपोर्ट करेंगे अगर पार्टी उन्हें वोट देती है? हाँ, अगर वो उनको चुनती है पार्टी तो मैं उनको सपोर्ट करूंगी, पर वो जो उन्हें शब्द कहे हैं, क्योंकि उनकी जो उन्हें बातें कही उससे मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ है। कहाँ वो मुझे अपना गले लगाती थी, बेटी समान समझती थी, और आज उन्होंने मुझे पहचानने से भी नाकार किया। तो मुझे मुलाकात कराने जा रहे हैं नेहा परिहार जी से, जिन्होंने डबरा विधानसभा में उथल पुथल मचा दी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं नेहा परिहार जी से, क्या इस बार चुनावी मैदान में नेहा परिहार जी उतरने जा रही हैं या फिर एक केवल चुनावी स्टंट है। आइए बात करते हैं हम नेहा परिहार जी से। मैम नमस्कार। नमस्ते भैया जी। आपने आरोप लगाए हैं इमरती देवी पे कि उन्होंने 45 लाख रुपए की मांग की आपसे और लिए भी, और कई आरोप और भी गंभीर आपने इमरती देवी पर लगाए हैं। क्या सत्यता है या फिर केवल चुनावी स्टंट? नहीं, पहले तो भैया जी मैं आपको बता दूं कि ये आरोप नहीं है, ये बिल्कुल जो मैंने भी कहा है, जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। और जो 45 लाख उनने वाकई में ही हमसे लिए हैं, अध्यक्षी के टाइम उनने लिए थे, और उनने मुझसे बोला कि इन्हें ये इतने पैसे, इतनी रकम कहाँ से दी। तो मैंने मेरी मम्मी का देहांत हो गया था, उसके बाद जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने सेल आउट करके उनको 45 उनके हाथ में दिए थे। आपसे हमारी ये एक जो मुलाकात है, सीधी बात यहाँ पर हम आपसे करना चाहेंगे। आपने आरोप लगाए हैं 45 लाख रुपए आपने दिए, क्या आप उन 45 लाख रुपए को वापस चाहती हैं? और अगर वापस के साथ साथ आप माफ़ी की भी मांग कर रही हैं तो इसमें कितनी सत्यता है? जो इमरती देवी जी ने कहा कि मैं नेहा परिहार को नहीं जानती, और जो भी उन्हें कई सारी बातें कही हैं कि वो नेहा परिहार तो मुकेश परिहार की वाइफ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं मुकेश परिहार की सेकंड वाइफ हूँ। बाकायदा हमने शादी करी हुई है। और क्या बोलते हैं, रही जो अगर वो मुझसे माफ़ी मांगती हैं कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में लाने वाली भी इमरती देवी हैं। आप बाकायदा देख सकते हैं कि मेरे को टैग आप लोगों ने दिया था कि सिंधिया, मतलब उससे ताल्लुकात रखने वाली, और इमरती देवी ने इस तरीके से आप लोगों ने मुझे प्रेजेंट किया था। तो मेरी राजनीति के जो गुरु हैं वो इमरती देवी हैं, वही मुझे पॉलिटिक्स में लाई थी। कहती हैं कि वो जानती भी नहीं है। नहीं, तो इस चीज़ के मैं फोटो वगैरह आप लोगों को वायरल कर चुकी हूँ, सभी जगह पे, सभी मीडिया पे पहुँच चुके हैं वो। तो इमरती देवी मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, मैं यहीं की बेटी हूँ और यहीं की बहू, कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कोई अंत से मैं आई हूँ। तो अगर इमरती देवी मुझसे बकायदा माफ़ी मांगती हैं कि तो मैं बकायदा उन्हें माफ़ करूंगी। और रहा ये पॉलिटिक्स वाला बात और ये चुनावी, अगर माफ़ी उन्होंने आपसे मांग ली तो क्या आप फिर से उनके झंडे के नीचे चली जाएंगी, फिर से आप उनकी रैलियों में शामिल हो जाएंगी? नहीं, देखो इमरती देवी ये तो नहीं कि मतलब मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। अगर हमारे किसी से मधुर संबंध नहीं होते हैं और नहीं बनते हैं तो हमारा ये कि हम उनसे बात करना, आप अपना करियर संभालो और हम अपना संभालते हैं। रही मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ तो पार्टी जिसको बोलेगी, जहाँ बोलेगी, मैं वहाँ उस तरीके से शिद्दत से पार्टी के लिए काम करूँगी। बेशक चाहे वो इमरती देवी हो या कोई और कार्यकर्ता हो, मैं शिद्दत से पार्टी के लिए काम करूँगी। 2023 के चुनाव निकट हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी स्टंट है, केवल चुनावी स्टंट को लेकर आप ये कर रही हैं कि आप टिकट की मांग कर रही हैं? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि टिकट आप दावेदारी भी करना चाह रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि टिकट की दावेदारी के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो कि ऊपर अधिकारियों से बातचीत होती है, अपने संगठन में बातचीत होती है। तो ऐसा तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, फिर भी अगर पार्टी को लगता है कि मैं अगर ऐसे दावेदारी की, तो बिल्कुल अगर मुझे ऑफर आएगा तो मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स मतलब चुनाव लड़ूंगी। पर ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। ये रहा चुनाव लड़ने का, तो ये पार्टी पर छोड़ते हैं कि वो किसको चुनती है, और जिसको भी चुनेगी मैं बाकायदा उनके कैंडिडेट के सपोर्ट करूंगी। अच्छा, तो इमरती देवी का आप सपोर्ट करेंगे अगर पार्टी उन्हें वोट देती है? हाँ, अगर वो उनको चुनती है पार्टी तो मैं उनको सपोर्ट करूंगी। पर वो जो उन्हें शब्द कहे हैं, क्योंकि उनकी जो उन्हें बातें कही उससे मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ है। कहाँ वो मुझे अपना गले लगाती थी, बेटी समान समझती थी, और आज उन्होंने मुझे पहचानने से भी नाकार किया। तो मुझे इस चीज़ से बहुत दुख है। वो मुझसे माफ़ी मांगे। मैं इस चीज़ को तो लेके मैं पहली मेरी साथ ये है कि इमरती देवी मुझसे पहले माफ़ी मांगे। अगर आप दोनों की जो अभी झगड़ा चल रहा है वो लगातार यूं ही चलता रहा तो क्या भाजपा छोड़ेंगी, कांग्रेस में आएंगी? ये बात की बात है। फिलहाल तो अभी जिस पे जो चल रहा है उसी को देखते हैं। जिला पंचायत सदस्य अभी आप फिलहाल में हैं, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या अगर आपको मौका दिया जाए विधानसभा लड़ने का तो आप लड़ेंगी या नहीं?
ये बताइए, अगर आपको मीडिया से मीडिया प्रभारी बना दिया जाए तो आप इस चीज़ को क्या मीडिया ही करते रिपोर्ट ही लेंगे? आप प्रभारी नहीं बनना चाहेंगे? हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो आप सीधी टकरार इमरती देवी से ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये बताइए, अगर भाजपा और जो अब हमारी पार्टी किसी को भी कैंडिडेट चुनती है, पार्टी का मुख्य हमारे को एक आदेश, वो हमारे एक मतलब गुरु हैं, जहाँ से वो हमें जो आदेश देंगे हम शिष्य होने के हमारा अपना फर्ज पूरा करेंगे। अच्छा, आपने कई आरोप उन पर लगाए हैं, तो उन्होंने आपके पति को धमकी भी दी, क्या था पूरा मामला? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा भी एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था, मतलब ये पूरे सदस्यों का लिया गया, तो मेरा भी लिया गया। तो उनने मेरे से क्वेश्चन किया कि अगर आपको कोई भी एनीवे कोई भी पार्टी अगर आपको ऑब्लाइज करती है, आपको उम्मीदवार चुनती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगी? तो मैंने कहा बिल्कुल लड़ूंगी। तो इसी बात पे उन्हें ऐसा कन्फ्यूज़न हो गया कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो इमरती देवी जी को मालूम होना चाहिए कि चुनाव ऐसा तो नहीं है कि मेरे अकेले लड़ने से कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं की, किसी से बात नहीं की, संगठन के लोगों का अपन ने समर्थन नहीं लिया और मैं डायरेक्ट बताइए कि कैसे चुनाव लड़ सकती हूँ। आप मेरी गुरु थी, अगर मैं ऐसा होता तो मैं आपके पास आती, अपने संगठन के पास जाती, अपने जो भी सभी लोग हैं उनसे मैं मिलती। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। आप पहले मेरे पे जो आपने इतनी तेज भड़की हैं, तो पहले आप पूरी जांच तो करती कि ऐसे इस चीज़ में सत्यता है कि नहीं। आपने ऐसा कुछ ना करते हुए मेरे पति को आपने डायरेक्ट धमकी दे मारी, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप बड़ी हैं, आपको समझदारी से काम लेना था। चलिए, मैं एक चीज़ और कहूँगा, जहाँ एक तरफ इमरती देवी जी कह रही हैं कि वो आपको जानती नहीं है, लेकिन वहीं उनका ये भी कहना था कि आपके जो जेठ हैं वो उनके पास ही में बैठे हैं। तो जब जेठ पास में बैठे हैं और वो आपको नहीं जानती, ये थोड़ी सी असमंजस वाली बात है। और अगर जेठ उनके पास बैठे हैं तो ये आपके लिए भी सोचने वाली बात है, क्योंकि आपके वो जेठ हैं, तो क्या आपकी परिवार में नहीं बनती? ऐसी क्या वजह जिनकी वजह से उन्होंने इतने बड़े बयान उन्होंने दे दिए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी भैया जी कि इमरती देवी से हमारा कोई आज का रिश्ता नहीं है कि आजकल में जो मैं आज अभी जिला सदस्य बन गई और आजकल में मेरी मुलाकात उनसे हो गई। नहीं, उनसे हमारी शुरुआत से ही पारिवारिक संबंध रहे हैं। तो उनने हमारे भैया जी को बोला कि आप आ जाइए और अपन बैठ के डिस्कशन करते हैं। तो उनने इस तरीके से और उनने बोला, और हमारे वो बड़ी हैं, आदरणीय है, तो हमारे भैया जी चले गए। तो फिर वो ये क्यों कह रही हैं कि वो आपको जानती ही नहीं है? ये आप अब सारी चीज़ें उनसे पूछिए कि वो मुझे जानती है नहीं जानती है। ये बताइए, मुझे पॉलिटिक्स में लाया कौन? जब मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती, जब मैं आशीर्वाद लेने पहुंची, तो मेरे को जो किसको मैंने गुरु, मैं उन्हीं के, तो मैं उसमें गई थी ना कि अपने जो जश्न मनाया, मैंने खुशी करी, तो इमरती देवी के पास गई थी। बाकायदा मैंने आपको दिया है कि उन्होंने मुझे गले भी लगाया, आशीर्वाद दिया है। पर अब ऐसा वो क्यों कर रही हैं, ये तो आप उनसे पूछिए। तो आपके आरोपों के बाद सीधे तरह ये मान लें कि आपने एक बगावती सुर भाजपा में छोड़ दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, बगावत नहीं की है मैंने, पर जो अभी लड़ाई चल रही है प्रेजेंट में, वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात चल रही है भैया। जो उन्होंने बोले हैं, अल्फाज बोले हैं, वो बहुत गलत बोले हैं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। तो उसकी सिर्फ मैन लड़ाई है। जो राजनीति है, ये आप हमारी जो मतलब वो है, तो क्या बोलेंगे, जो हमारा भाजपा का पूरा जो एक ग्रुप है, वो किसको चुनता है, इमरती देवी को, ये उनका निर्णय है। आप किसी को दबा नहीं सकते हो। आप मुझसे बाकायदा पूछती कि ऐसा है, और हम उनके खिलाफ कभी नहीं लड़ते। ऐसा आपके हस्बैंड को धमकी दी गई, और सूत्रों के हवाले से पता ये चलता है कि पिछले 25 सालों से कनेक्ट है इमरती देवी से। तो ऐसा क्या माहौल बन गया? हमने आपको बताया भैया कि 25 सालों से हमारे पारिवारिक मतलब वो हमारे यहाँ शादियों में आती हैं, बर्थडे में हम उनकी जब बेटी का उन्होंने जो डस्टॉन वगैरह किया था, आप उसकी क्लिप वगैरह देखेंगे कहीं से आप लोग, तो उसमें बाकायदा मैं गई, मेरे भैया मेरी जेठ जी की बेटी की शादी हुई थी, वो आई थी, हमारा पारिवारिक संबंध था। बस जो उनको जो उन्होंने कहा है, जो शब्द कहे हैं, जो लड़ाई छिड़ी है, वो सिर्फ इस पर हुई है, जो मेरा वीडियो जो आया, जो क्लिप गई कि आप चुनाव लड़ रही हैं, इसी चीज़ पे उन्होंने इतना बड़ा वो कर दिया, बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो ये इमरती देवी एक समझदार है और उनको ऐसा नहीं बोलना था। मैं आकर उनकी बहू हूँ, बेटी हूँ, अब वो माने ना माने वो मुझे नहीं पता, पर उन्हें ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलना था। अच्छा, आप कह रही हैं बखेड़ा खड़ा कर दिया, लेकिन वीडियो पहले आपकी आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी, उन्होंने नहीं। तो अगर आपने की थी तो बखेड़ा उन्होंने कैसे खड़ा कर दिया, ये मुझे और बताएं। बिल्कुल, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की भैया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो आखिर हमारी पहले पूर्व विधायक रह चुकी हैं। और तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्या रही होगी और किन हालातों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आदमी तभी करता है जब कोई ज़्यादा ही हालात बिगड़ जाते हैं। तो वो कौन से ऐसे हालात थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और कई आरोप उन पर लगाना पड़े?
बिल्कुल भैया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात थी, क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं अपने क्षेत्र की फाइल लेके जाती हूँ, मेरी सुनवाई नहीं होती है, मेरे को जवाब आता है कि हाँ आपको इमरती देवी ने मना किया कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इतने बड़े भाजपा का कोई भी कार्यक्रम होता है हमें नहीं बुलाया जाता। जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए जिला पंचायत सदस्य हेतु वो हमें नहीं मिलती है। रीज़न क्योंकि इमरती देवी नहीं चाहती हैं। और जब मेरे हस्बैंड को धमकी आई नहीं, उनने दी फ़ोन पे, उनने खुद ने कॉल किया, अदर कॉल से भी आई। तो जब मैंने कि अगर अकेला इसका करती हूँ विरोध तो शायद मेरी सुनवाई नहीं होगी। ये मुझे 1 साल में बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि मेरे क्षेत्र में अभी 1,88,00,000 1,90,00,000 2 बार फंड आया, हमें कोई फंड नहीं दिया गया। रीज़न क्यों? इमरती देवी नहीं चाहती थी कि हम अपना क्षेत्र में काम कर पाएँ, क्योंकि काम करते तो हमारी छवि अच्छी होती, लोग हमें पसंद करते। तो इस वजह से हमारे को तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बुलाऊँ और कॉन्फ्रेंस करूं, तो ये सारी बातें जो हमारे संग अभी तक जो घटनाएं हुई हैं तो मैं वो सार्वजनिक करूं। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, 2023 के चुनाव निकट हैं, 2 या 3 महीने की बात है। अगर इन 2-3 महीनों में उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो आपका क्या एक्शन होगा? अगर भैया, अगर 2 भाई हैं घर में और अगर उनकी नहीं पटती है तो अपन एक दूसरे का गला तो घोटते नहीं है। अगर नहीं पटती है तो आपकी रास्ता अलग, हमारी रास्ता अलग। कांग्रेस में चली जाएंगे फिर आप? ऐसा भी तो कोई खैर विचार नहीं है अभी। तो फिर क्या करेंगे आप, उसको बताएं। देखते हैं, वो समय पे छोड़ते हैं भैया, अभी मैं इसको कैसे कह दूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि इमरती देवी जी, जिनके लिए आपके जो हस्बैंड, उन्होंने 25 साल तक लगातार मेहनत की और आरोप भी आपने लगाया है कि 45 लाख रुपए की उन्होंने मांग क्या की उन्होंने 45 लाख रुपए लिए हैं, तो क्या परेशानी आई 45 लाख रुपए लेने के बाद भी जनपद अध्यक्ष नहीं बन पाए? जिला अध्यक्ष भैया परेशानी देखो, जिला अध्यक्ष नहीं बन पाई। ये एक जो अपना जो चुनावी रहता है भैया, वो एक गेम है, किसी को जीतना है किसी को हारना है, तो इसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जिला पंचायत हम सदस्य हैं और अभी हैं, चुनाव जीते, अध्यक्ष नहीं बन पाए कोई बात नहीं है, पर जो उन्होंने पैसे लिए भैया वो तो रिटर्न करने। क्यों दिए थे आपने पैसे? उनने बोला कि अध्यक्ष के लिए खर्चा होगा, कोई हमारा गुरु तो है नहीं है कि वो, या हम पहले से पॉलिटिक्स में हुए इतने बड़े पद को लेकर, तो हमें ज्ञान भी नहीं था। हमने सोचा जो इमरती देवी ने कहा वो सत्य होगा। और विधायक के टिकट मिलने के लिए अगर कोई आपसे कहेगा 2 करोड़ दे दो, विधायकी का टिकट दे दे तो दे देंगे आप? आपकी जानकारी के लिए भैया बता दूं कि मुझे अभी 1.5 साल तो हो गई है, तो इतनी थोड़ी बहुत तो ABCD आ गई होगी मुझे। बताएं क्या ABCD? कि एक बार वो कहते ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, तो अब ऐसा गलती थोड़ी ना करेंगे। जलने की भी नौबत आई क्यों थी? बोला ना मैं कि पहले हमें नहीं था, हमें भरोसा किया कि नहीं इमरती देवी हमारी है, जो सोचेंगी हमारे लिए सब कुछ अच्छा सोचेंगी। और अब आपने जो 2 करोड़ का बोला, तो भैया 45 लाख रुपए हमने जब प्रॉपर्टी बेची, अब जो तो 45 लाख के लिए तो हमें प्रॉपर्टी बेचना पड़ी, अब 2 करोड़ के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे। एक सवाल मेरा हो रहा है, इमरती देवी जी का एक और कहना था, उनका कहना था कि अगर इन्होंने मुझे 45 लाख रुपए दिए हैं तो इनके पास 45 लाख रुपए आए कहाँ से? हमने बताया ना, आप बाकायदा इस चीज़ के लिए पूछ लीजिए। हमारी मम्मी ख़त्म हुई थी, तो आपको हमारे यहाँ पे लड़कियों को हक मिलता है और ये कानूनी वो हो गया है। तो मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी तो मुझे प्रॉपर्टी में हक मिला। बाकायदा आप लोग इस चीज़ की जांच कर सकते हैं। हमने अपना घर सेल आउट किया, कुछ पॉलिसी थी LIC की, बाकायदा आप जाके चेक कर सकते हैं भैया, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। बाकायदा हमने आपको बोल दिया कि आप हमारी जांच ले सकते हैं कि हम पे 45 कहाँ से आए, पर आप एक बार हमारी जांच लेने से पहले उनकी भी जांच ले ले कि धान काटने वाली पे इतने सारी कहाँ से आई प्रॉपर्टी। तो सुना आपने, हमारे साथ थी नेहा परिहार जी, जिन्होंने सीधा सीधा आरोप इमरती देवी पर लगाया है और जिलाध्यक्ष बनने के लिए जो 45 लाख रुपए इमरती देवी ने लिए थे वो उन्हें वापस चाहिए, और अगर वापस नहीं की और माफ़ी नहीं मांगी तो बगावत के सुर लगातार यूं ही छिड़े रहेंगे।